जो कैंसर का मर्ज है, इसकी ऐसी कौन सी अलामात है जिससे ये ख़तरा लाक हो जाएगा, कैंसर बढ़ जाएगा? जी, कैंसर की इब्तदाई अलामात में किसी जिस्म के किसी हिस्से में गिल्टी बन जाना अच्छा। या रसौली बन जाना, ठीक है। उसमें दर्द होना या ना होना वो बात की बात है, लेकिन किसी जगह पर भी गिल्टी अगर बन जाए तो इसका मतलब है कि ये कैंसर की तरफ जा रहा है जिस्म। ठीक है। अगर गैर मामूली खांसी हो और उसके साथ आवाज़ में तब्दीली आ जाए हम्म। तो इसका मतलब है कि ये कैंसर की तरफ जा रहा है। बिल्कुल सही। अगर खाने पीने की हमारी जो ख्वाहिश है, जी अगर जी, उसमें तब्दीली वाक़ हो जाए, यानी बिल्कुल सही। भूख कभी बहुत ज़्यादा लगने लगे, कभी बिल्कुल ना लगे, तो इसका मतलब है कि हम उस तरफ जा रहे हैं। फिर इसके साथ साथ जो निज़ाम अखराज है, पेशाब और पखाना, अगर उसकी रूटीन में ख़राबी आ जाए, यानी पेशाब बहुत देर ना आए या पखाना बहुत बहुत देर ना आए, तो उसका मतलब है कि ये कैंसर की तरफ जा रहा है। या अगर हाजमा ख़राब हो जाए, खाना खाया हुआ हज़म ना हो रहा हो, ये सबसे बड़ी बुनियादी वजह है हर बीमारी की। तो कैंसर की बुनियादी वजह जो प्राइमरी रूट काज में सबसे पहले आएगा वो यही है, अच्छा। डाइजेस्टिव सिस्टम का खराब होना। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम खराब ना हुआ तो कभी कैंसर नहीं हो सकता। डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा तो हर बीमारी को वेलकम करेगा ये। बिल्कुल सही। तो इसके साथ फिर अगर जिस्म के किसी हिस्से में कोई तिल बना हो, कोई मौका बना हो, उसका साइज बढ़ना शुरू हो जाए, तिल का साइज बढ़ना शुरू हो जाए, किसी मौका बना उसका साइज बढ़ना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये अब कैंसर की इब्तदाई अलामत है। इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही है। अब ये बेशक आपको कैंसर डायग्नोज ना हो, लेकिन ये जड़ बनना शुरू हो गई है, ये कुछ साल 1.5 साल के बाद ये बाद में ये मसला खड़ा करेगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसकी तशखीस के कौन से अवामिल होते हैं? देखिए, बहुत सारे इसके तरीक़ेकार हैं। तशखीस के लिए सीटी स्कैन किया जाता है, फिर इसमें एक्सरेज किए जाते हैं। मुख्तलिफ जिस्म के जिस तरह के जिस्म के जिस हिस्से में कैंसर हो उसी हिस्से का सीटी स्कैन किया जाता है, एक्सरे किया जाता है। तो फिर यूरिन के ज़रिए से टेस्ट किया जाता है, पखाने के ज़रिए से इसका टेस्ट किया जाता है। हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे तरीके हैं, मतलब मूत्र परीक्षा होती है, पखाने के ज़रिए से, बलगम के ज़रिए से, फिर डोश के ज़रिए से देखा जाता है कि डोश बिगड़ा हुआ है, फिर बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन लिया जाता है, बॉडी की अलामात नज़र आ रही होती हैं जिसके ज़रिए से वो पता चल जाता है कि ये जिस्म कैंसर की तरफ जा रहा है। बिल्कुल सही है। तो ये बताइएगा कि जब मरीजों को केमोथेरेपी की तरफ आ जाते हैं पेशेंट, डॉक्टर उनको केमोथेरेपी करते हैं, उनसे उनके जिस्म के जो बाल होते हैं वो सारे झड़ जाते हैं, ये कौन सी स्टेज तक बंदा पहुंच चुका होता है कि ये केमो की नौबत आती है? देखिए, कैंसर की वैसे तो 4 स्टेजेस हैं। अच्छा। 0 स्टेज, वो एक 0 होती है, फिर 1, 2, 3 और 4। बिल्कुल सही। 0 स्टेज में ऐसा होता है कि अभी कैंसर की इब्तदा हो गई है, लेकिन अभी ये जिस्म के दूसरे हिस्सों तक नहीं पहुंचा। अच्छा। अभी ये जिस जगह पर पैदा हुआ वहीं पर ही है। 2 स्टेज में थोड़ा सा और बढ़ जाता है, 3 में और बढ़ता है, और फिर 1 में थोड़ा बढ़ता है, फिर 2 में और बढ़ जाता है उसी जगह पर, फिर 3 में ये बढ़ के फिर वहाँ से ये आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलने की कोशिश करता है। ठीक है। 4 स्टेज वो होती है कि जहाँ पर ये कैंसर अपने मुकामी जगह को छोड़ के तो ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए से या लिम्फ के ज़रिए से, लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए से जिस्म के दूसरे हिस्सों में जाके वहाँ पर कॉलोनीज बना के वहाँ पर अपनी ग्रोथ शुरू कर देता है और वहाँ के करीब करीब के सिस्टम पर हमला करना शुरू कर देता है। अच्छा। तो अगर पहली स्टेज हो, 0 स्टेज हो, पहली स्टेज, दूसरी और तीसरी, यहाँ तक तो ये क्योरेबल होता है। फिर जब ये 2, 3 तक पहुंच जाता है, 4 तक पहुंच जाता है, फिर ये जिस्म के दूसरे हिस्सों पर पहुंच जाता है, फिर केमोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा। तो केमोथेरेपी, अब हम क्योंकि हर्बलिस्ट हैं, मैं आयुर्वेदिस्ट हूँ, तो हम केमोथेरेपी को तो रिकमेंड नहीं करते। बिल्कुल सही तो है। केमोथेरेपी जिस्म को बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। बताते खुद केमोथेरेपी, कैंसर शायद इतना ख़तरनाक बहुत ना हो। सारे लोगों को ना मोशन लग जाते हैं इस दौरान, जी जैसे उनकी हालत वैसे ही ख़राब हो जाती है। सिर्फ कैंसर इतना खतरनाक नहीं है जितना बाज़ लोगों के लिए केमोथेरेपी नुकसानदेह साबित होती है। कैंसर से शायद वो न मरे, लेकिन केमोथेरेपी के इलाज से वो मर जाते हैं। बिल्कुल सही। ये जो हमारे यहाँ लीमू पानी, जिसकी अभी हम प्रोग्राम से पहले बात कर जी रहे जी थे, जी जी। ये जो लीमू पानी है केमोथेरेपी से 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर है। अच्छा। अगर सही तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाए। लीमू थेरेपी या जो लीमू की स्कंजबीन हम पीते हैं, सिर्फ पानी के अंदर लीमू डालना, 1 लीटर पानी के अंदर 1 लीमू डालना है बड़े साइज का। अगर ये पिया जाए, सारा दिन ये पिया जाए, ये केमोथेरेपी से 1000 गुना ताकतवर है। हम फिर किस तरह से केमोथेरेपी को रेकमेंड करेंगे? केमोथेरेपी उसके लिए जिसके लिए कोई और इलाज नहीं बचा, तो उसका फिर केमोथेरेपी किया जाता है। तो उसमें फिर बहुत सारे कम लोग सर्वाइव कर पाते हैं, बेचारे बहुत सारे। फिर उसके बाद रेडिएशन का एक सर्कल होता है। तो ये जो योगा में भस्त्रिका प्राणायाम है, जिसे तेज से सांस लिया जाता है, मैं आपको करके कैटेगोरिकली बता देता हूँ। ये
बिल्कुल सिमिलर है रेडिएशन की तरह, रेडिएशन के सिमिलर है। हम्म। और रेडिएशन के ही फायदे हैं इसके। अच्छा। जो रेडिएशन बॉडी के ऊपर जाके असरात करती है, ये भी असरात इसके उसी तरह के, लेकिन इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। अच्छा। लीमोथेरेपी जो कुछ करती है, केमोथेरेपी भी जिसम में वही कुछ करना चाहती है, लेकिन वो डैमेज भी करती है। लीमोथेरेपी डैमेज नहीं करती है। नेचुरली केमोथेरेपी, नेचुरली रेडिएशन मैं आपको बता रहा हूँ, वो कीमोथेरेपी की जगह पर लीमोथेरेपी, और भस्त्रिका प्राणायाम रेडिएशन की जगह पर। फिर जो कपालभाति है, कपालभाति केमोथेरेपी और रेडिएशन दोनों का काम करती है। दर्जनों नहीं, सैकड़ों हजारों मरीज कैंसर के इन 3-4 चीजों के साथ ठीक है। उसके साथ आपने डाइट को रखना है। तो उसके बाद एंड पे अगर ये चीजें भी फर्ज करें किसी पर काम नहीं कर रही हैं, तो फिर वो केमोथेरेपी की तरफ जाएंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा, बहैसियत आयुर्वेद और बहैसियत तिब्बे यूनानी, एक तबीब की हैसियत से आप कौन सा टेस्ट रेकमेंड करेंगे, या कौन सी ऐसी तशखीस करेंगे जिससे कि कैंसर को डायग्नोज किया जा सके? देखिए, हमारे यहाँ यूरिन के जरिए से, मैंने जैसे कि बताया, यूरिन के जरिए से करते हैं, पखाने के जरिए से करते हैं। आप जैसे कि कारूरे को बकायदा जैसे उसको चेक करते हैं, कारूरा को चेक करते हैं, इसके जरिए से करते हैं। लेकिन अब क्योंकि मॉडर्न जो सिस्टम है, जो एलोपैथी में जिस तरह से ये डायग्नोज करने में, उसमें कोई हर्ज नहीं है। डायग्नोज किया जाता है, उसे CT स्कैन करवाया जाता है, एक्सरे करवाया जाता है, CET स्कैन करवाया जाता है, तो उनके जरिए से भी पता चलाया जाता है। लेबोरेटरी के मुख्तलिफ ब्लड टेस्ट हैं, तो वो करवाए जा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। ब्लड टेस्ट करवाने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। कैंसर के लिए जो ब्लड टेस्ट है, वो तो ब्लड अलग से निकाल के उसका टेस्ट करना है, वो करवाया जा सकता है। वो जिस्म के लिए नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि तो जिस्म से ब्लड लेके अलग से आपने टेस्ट करना है। हाँ, जो उसका आगे इलाज करवाना आपने, उसमें फिर डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें कारूरे के ऊपर मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि कारूरे से तशखीस बहुत ज़बरदस्त और एक एक्यूरेसी के साथ। हाँ, और मैं कहता हूँ इसकी इतना ज़बरदस्त लॉजिक है कि तबीब इसको बड़े आराम से इसकी तशखीस कर सकता है। कारूरे का आप देखें कि अगर रंग सफ़ेद हो तो उससे भी होते हैं कि भाई क्या मर्ज चल रहा है। कारूरा अगर बिल्कुल तेल की तरह आ रहा हो, जिस तरह एक सरसों का तेल है, तो जॉन्डिस की भी अलामत। तो कैंसर का जब मर्ज होता है तो इसमें कारूरे का रंग किस तरह का होता है बुनियादी तौर पे? उसमें कैंसर क्योंकि मुख्तलिफ तरह के हैं और हर एक में अलग अलग उसकी अलामत होती हैं। कारूरे की जिसे मूत्र परीक्षा हमारे यहाँ कहते हैं संस्कृत में, आयुर्वेद में, उसके करने के क्या कमाल के तरीके हैं। मसलन देखें, आप लेबोरेटरी में यूरिन वैसे ले जाएं किसी का, या ब्लड किसी का ले जाएं, तो वो जाके जेंडर नहीं बता सकते। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। ठीक, आप ब्लड के जरिए से, यूरिन के जरिए से किसी का जेंडर नहीं बता सकते कि ये किसी औरत का है या किसी मर्द का है। बिल्कुल सही। फिर इसी तरह से ये भी नहीं बता सकते कि किसी बच्चे का है या बूढ़े का, ये जवान का है। बिल्कुल सही। लेकिन आयुर्वेद में और तिब्बे यूनानी में कारूरा की जो टेस्ट करते हैं, आप किसी का यूरिन भेजें, उसका यूरिन देख के उसका टेस्ट करके हम बता देंगे ये बच्चे का है, बूढ़े का है, या जवान का है, मर्द का है या औरत का है। फिर ब्लड टेस्ट करने में फिर एक ऑयल के जरिए से जो टेस्ट किया जाता है, वो इससे भी ज्यादा एक्यूरेसी। बिल्कुल ठीक है। ऑयल डाल के फिर यूरिन का वो टेस्ट किया जाता है, उसमें पता चल जाता है कि ये मरीज का मर्ज कितना पुराना है, इस मरीज ने इलाज से भी बचना है कि नहीं बचना, ये भी बता दिया जाता है ब्लड के जरिए, यूरिन के जरिए से। तो इतनी एक्यूरेसी उसके साथ होती है। लेकिन फिर भी मॉडर्न जो सिस्टम है उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसको भी इस्तेमाल किया जाता है, दोनों ही बेनिफिशियल है। बिल्कुल सही। ठीक है। इमरजेंसी में अगर जब कोई और आपके पास सूरत हाल ना, तो उस सूरत में एलोपैथी से मदद लेने में कोई हरज नहीं है। लेकिन रिवायती तरीका इलाज जो हमारे यहाँ है तिब्बे यूनानी का और आयुर्वेद का, उसका आज भी कोई जोड़ और उसका कोई भी आज सानी नहीं है। बिल्कुल सही। फिर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि दुनिया ने, आप इस वक्त जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रिसर्च होने के बाद आयुर्वेद में दुनिया में कैंसर का जो इलाज दरियाफ्त किया गया है और जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी उसे तस्लीम किया है, वो ये है, कई साल की मेहनत के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं अमेरिकन रिसर्चर्स कि अगर 12 घंटे का खाने का वक्फा किया जाए तो ये कैंसर के लिए सबसे बेहतरीन इलाज है। बेहतरीन जंग है। बेहतरीन जंग है कैंसर के खिलाफ। बेहतरीन इलाज है कैंसर का कि आप एक खाने के बाद दूसरे खाने के दरमियान 12 घंटे का वक्फा दें। इस 12 घंटे के वक्फे के दौरान जिस्म क्या करेगा, इलाज कैसे होगा, क्या करेगा कि वो जो हमारे जिस्म के अंदर जो सेल्स बढ़ रहे हैं वो आखिर हमारे जिस्म से ही गिजा लेके तो बढ़ रहे हैं ना आगे। हम जिस्म को जितनी ज्यादा गिजा देंगे वो उतने ज्यादा बढ़ेंगे। बिल्कुल सही। और उतना ही वो तोड़ फोड़ करेंगे जिस्म के अंदर, उतनी कॉलोनीज बनाएंगे, अपनी ग्रोथ करेंगे। तो खाना कम दिया जाए जिस्म को
भूखा रखा जाए, फाका किया जाए। वो जो सदियों से यूनानी मेडिकल का और आयुर्वेद का बुनियादी असूल है, फाका करना। कैंसर का इलाज आज भी 1400 साल बाद भी वही दरियाफ्त हुआ है कि जनाब आपने फाका ही करना है, दुनिया का सबसे बेहतरीन और तेजरीन इलाज ये है। जब फाका करते हैं तो जिस्म के अंदर जितना कचरा होता है जिस्म उसे ही खाना शुरू कर देता है। बिल्कुल सही। कहत जब पड़ता है किसी इलाके में तो क्या होता है, उस किसी मुल्क में किसी रियासत में जब कहत पड़ता है, लोगों को खाने को कुछ नहीं मिलता, तो उस मुल्क की गैर जरूरी चीजों को वो खाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही। मतलब कचरे और कचरे के ढेर पे पड़ी हुई जो किसी काम की चीजें नहीं होती है उनको खाना शुरू कर देते हैं लोग, तो वो कचरा खत्म होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जब जिस्म को भूख और फाका मिलता है, उसे खाने के लिए कुछ नहीं बाहर से मिलता, फिर वो अपने अंदर की गिलाजत को और अपने अंदर की गैर जरूरी और नकारा चीजों को खाना शुरू करता है। तो कैंसर के सेल्स को खाना शुरू करता है जिस्म। बिल्कुल सही। फिर एक तो वो कमजोर होकर खुद मरना शुरू हो जाते हैं, जिस्म उनको भी खाना शुरू कर देता है। ये बेहतरीन इलाज है जिस्म। बिल्कुल सही।